हेलो बच्चों, दिस इज योर फर्स्ट वीडियो ऑफ लॉ और मैं इस वीडियो में आपको सिर्फ और सिर्फ ये कुछ मिनटों की वीडियो है, सिर्फ इतना बताने वाला हूं कि लॉ क्या होता है और इसको पढ़ना कैसे है, क्योंकि ये चीज जब तक आपको नहीं पता होगी आप लॉ में अच्छा नहीं कर पाओगे। ये ध्यान रखिए प्लीज। इसीलिए इस बात को, इस वीडियो को बड़े ध्यान से समझिए कि लॉ क्या होता है और लॉ को पढ़ना कैसे है। ठीक है, लेट अस अंडरस्टैंड इट। लेट्स स्ट्रेट कम टू द पॉइंट कि व्हाट इज लॉ। व्हाट इज लॉ? बच्चे सिंपल भाषा में अगर हम कहें लॉ क्या है, लॉ इज सेट ऑफ रूल्स। क्या है जी ये लॉ? लॉ इज सेट ऑफ रूल्स। क्यों बनाए जाते हैं ये रूल्स? टू प्रोटेक्ट द पीपल एंड टू प्रोटेक्ट देयर प्रॉपर्टी। मतलब लोगों को और लोगों की प्रॉपर्टी को क्या करने के लिए? प्रोटेक्ट करने के लिए रूल्स बनाए जाते हैं। अच्छा सर, रूल्स तो हमारे स्कूल्स में भी थे, हमारे कॉलेजेस में भी थे, हमारे घर में भी हैं, हमारे ऑफिसेज में भी हैं, तो क्या वो सब के सब रूल्स को हम लॉ कह सकते हैं सर? बेटा सारे के सारे रूल्स को लॉ नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि ये लॉ उसको बोलते हैं जो रूल्स बनाए जाते हैं बेटा गवर्निंग अथॉरिटी, जो उस एरिया को गवर्न करती है, संभालती है, जो उसकी गवर्नमेंट है, जो उसकी शासक है, शासक यानी कि रूलिंग। अब रूल कौन करता है बच्चों? देखो हमारी कंट्री के अंदर अगर हम इंडिया की बात करें तो पार्लियामेंट सबसे सुप्रीम अथॉरिटी है। कौन? पार्लियामेंट। ठीक है, कुछ चीजों के लिए जो असेंबली होती है, असेंबली। कौन सी असेंबली सर? लेजिस्लेटिव असेंबली। पार्लियामेंट को हम बोलते हैं बेटा बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। जो पार्लियामेंट के हमारे दो हाउस है ना, लोअर हाउस अपर हाउस बोलते हैं हम, लोकसभा एंड राज्यसभा। और लेजिस्लेटिव असेंबली को हम बोलते हैं बेटा विधानसभा। बेसिकली ये स्टेट की होती है और ये होती है हर कंट्री की। ठीक है, तो ये जो है ना, ये अथॉरिटीज ये रूल्स बनाती हैं। ठीक है, वैसे तो बेटा इस चीज को बहुत ज्यादा डिटेल में जाना जा सकता है, बट बिकॉज यू ऑल आर सीए स्टूडेंट, मैं इस वीडियो को सीए स्टूडेंट को माइंड में रख के बना रहा हूं। ऑल्दो इट कैन बी यूजफुल टू सीएस एंड सीएमए स्टूडेंट्स ऑल्सो, बट जो लॉ के स्टूडेंट होते हैं वो इन चीज़ों को, पॉलिटिकल साइंस के इन चीज़ों को और ज़्यादा डिटेल्स में समझते हैं। बट वी डोंट नीड दिस मोर इंट्रोडक्शन, या इससे ज़्यादा एलोब्रेशन की ज़रूरत हमें नहीं है। ठीक है, तो समझो ज़रा लॉ क्या है? सेट ऑफ रूल्स। अच्छा, रूल्स क्यों बनाए जाते हैं? लोगों को या लोगों की प्रॉपर्टी को बचाने के लिए। एक एग्जाम्पल देता हूँ छोटा सा। आप रोड पे जाओ, ये देखो मैं आपको रोड बना के दिखाता हूँ। यहाँ पे बनाऊँ मैं आप मेरी ड्राइंग टेस्ट करना चाहोगे बेटा? लो कर। ये रोड है बेटा, ये रोड है, ये डिवाइडर है। ठीक है, ये डिवाइडर है, ये ठीक है। अब इंडिया के अंदर आपको ट्रैफिक किधर दिखेगा? इधर लेफ्ट साइड में दिखेगा ना, ये यूं दिखेगा, यूं ट्रैफिक दिखा हुआ जाता दिखेगा। ठीक है, ये डिवाइडर है और यहाँ बीच में से ना बेटा थोड़ी सी जगह है, बीच में से ये थोड़ी सी डिवाइडर में जगह बनी हुई है। किसके लिए? कोई इधर से अगर गली है उसको क्रॉस करना हो उस साइड जाने के लिए, तो ये उस पर्पस के लिए ये जगह बनी हुई है। अब इधर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जा रहा है, इधर कुछ आ नहीं रहा, एक आधा ही कोई गाड़ी आ रही है यूं इस साइड लेफ्ट साइड पे। तो क्या ऐसा हो जाएगा कि इधर वाले लोग निकल के इधर से जाना शुरू कर देंगे? बताओ बताओ बताओ। अगर जाएंगे तो क्या होगा? ये आपस में भिड़ेंगे, इधर से इधर आने वाले आपस में जब ये भिड़ेंगे तो टक्कर होगी। टक्कर होगी तो क्या होगा? लोग गिरेंगे, चोटें लगेंगी, व्हीकल एक्सीडेंट होगा, जान माल दोनों का नुकसान होगा। तो यही तो पर्पज़ है ना कि लोगों को भी बचाना है और लोगों की प्रॉपर्टी के लिए भी बचाना है।
ना तो लोगों को डैमेज पहुंचे, ना लोगों की प्रॉपर्टी को डैमेज पहुंचे। ये मैंने आपको एक मोटर व्हीकल्स एक्ट का एक एग्जाम्पल दिया है, लेकिन ये एग्जाम्पल्स कई जगह पे दिया जा सकता है। जैसे क्रिमिनल चोरी की सजा क्यों होती है? क्योंकि वो किसी बंदे की प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट किया जा रहा है उसमें भी, कि कोई दूसरे की चोरी ना कर पाए, ठीक है, दूसरे का सामान ना चुरा पाए। कमाओ आप पैसा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दूसरे का नहीं उठाना, ठीक है ना। तो लोगों को बचाने के लिए, लोगों की प्रॉपर्टी को बचाने के लिए पावर कहां से मिलती है पार्लियामेंट या लेजिस्लेटिव असेंबली को? सुप्रीम पावर जो होती है ना बेटा हमारी कंट्री में, जो सुप्रीम पावर है वो है बेटा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पास। कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है बेटा? संविधान। संविधान के तहत जो पावर दी गई है उसके तहत ये दोनों काम कर सकते हैं। हालांकि संविधान को चेंज करने की पावर भी इन्हीं के अंदर ही है, पार्लियामेंट में ही है, लेकिन पार्लियामेंट में बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी चाहिए होती है कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना हो तो, ठीक है। लेकिन एक्ट बनाने के लिए बहुत उतनी ज़्यादा मेजॉरिटी नहीं चाहिए होती है। लेट्स सपोज हमारे पार्लियामेंट में 550 कुछ समथिंग मेंबर हैं, ठीक है, बदलते रहते हैं ना बेटा ये, तो हम 550 के आसपास मान लेते हैं। लो 550। अब एक्ट पास करने के लिए हमें सिंपल मेजॉरिटी चाहिए, यानी कि 275 प्लस चाहिए, बस 50% से ज़्यादा। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए हमें आधे से ज़्यादा नहीं, हमें 75% या कुछ कुछ मैटर्स में 100%, तो अलग रूल होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के में कुछ लिस्ट होती हैं बेटा, लिस्ट एक होती है यूनियन लिस्ट और एक होती है स्टेट लिस्ट। क्या होती है? एक होती है यूनियन लिस्ट और एक होती है स्टेट लिस्ट। सिविक्स में आपने शायद ये चीज़ें पढ़ी भी हों, कभी ध्यान ना दिया हो। यूनियन लिस्ट के तहत जो मैटर दिए गए हैं उसके लिए लॉ बनाती है बेटा पार्लियामेंट, और उस स्टेट लिस्ट में जो मैटर दिए गए हैं उनके लिए लॉ बनाती है लेजिस्लेटिव असेंबली। वैसे एक कॉन्करेंट लिस्ट भी होती है। क्या होती है बेटा? एक कॉन्करेंट लिस्ट। उसके तहत जो मैटर दिए गए हैं वो दोनों ही अथॉरिटीज बना सकती हैं, बट वो डिपेंड करता है, आपस में वो बात करके बनाती हैं। यूनियन मतलब स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट्स आपस में बात करके लॉ बनाती हैं। पार्लियामेंट मतलब पार्लियामेंट जब मैं कह रहा हूँ तो पार्लियामेंट का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है। गवर्नमेंट के पास कम अथॉरिटी है, पार्लियामेंट के पास ज़्यादा अथॉरिटी है, ठीक है ना। जो चीज़ें पार्लियामेंट में पास होनी ज़रूरी हैं, अगर वो पार्लियामेंट में पास नहीं होती तो प्राइम मिनिस्टर भी उसके ऊपर एक्शन नहीं ले सकता जब तक वो पार्लियामेंट में पास नहीं होती। इसलिए ऐसे ही ठीक ऐसे ही मुख्यमंत्री के पास अगर कोई पावर है, और वो पावर तब है अगर असेंबली उसको पास करे, तो जब तक असेंबली पास नहीं करेगी, सीएम यानी कि चीफ मिनिस्टर को भी वो पावर नहीं मिलेगी जब तक असेंबली उसको पास नहीं करेगी। इसीलिए हमने ये नहीं कहा कि अथॉरिटी लॉ बनाने की गवर्नमेंट के पास है, हमने कहा पार्लियामेंट के पास है। हमने नहीं कहा कि स्टेट गवर्नमेंट के पास है, हमने कहा असेंबली के पास है। ये ध्यान रखना, ठीक है। अब बच्चों लॉ क्यों कैसे बनाया जाता है, क्या होता है बेसिक स्ट्रक्चर? किसी भी लॉ का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है? किसी भी लॉ का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, समझिए जरा। हाँ बेटा, जो लॉ के जो बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं वो सेक्शंस में डिवाइड किया जाता है। सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4। जैसे हम पढ़ते हैं ना किसी की चीज़ के एडवांटेजेस बताओ, तो हम पढ़ते हैं सर पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, ऐसे होता है ना। ऐसे ही बेटे लॉ के अंदर भी जो पॉइंट्स होते हैं उनको हम पॉइंट 1 सीरियल नंबर ना बोल के हम क्या बोल देते हैं? सेक्शन नंबर। क्या बोल देते हैं? सेक्शन नंबर। अच्छा, अब सेक्शन के अंदर भी फर्दर सब पार्ट्स हो सकते हैं जिनको हम सब सेक्शन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? सब सेक्शन। सब सेक्शन के अंदर भी पार्ट होते हैं, हाँ सर बिल्कुल होते हैं। सब सेक्शन के अंदर पार्ट होते हैं तो उनको हम क्या बोल देते हैं? क्लोज। क्लोज के अंदर भी पार्ट होते हैं, फिर उसको हम बोल देते हैं सब क्लोज, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो टेबल फॉर्म में दी होती हैं लॉ के अंदर। कुछ चीज़ें अगर टेबल फॉर्म में देनी हो तो उसके लिए क्या बनाए जाते हैं? लॉ के अंदर स्केड्यूल बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? स्केड्यूल। स्केड्यूल बनाए जाते हैं। जैसे आपने बैलेंस शीट का फॉर्मेट पढ़ा होगा ना, बैलेंस शीट कौन से में बनती है थी? आपने 12th में पढ़ा है, स्केड्यूल 3 के अंदर बैलेंस शीट बनती है। पहले 1956 एक्ट में स्केड्यूल 6 होता था, अब स्केड्यूल 3 जो है उसके अंदर ये अकाउंट्स बनाए जाते हैं जो बैलेंस शीट या पीएल का फॉर्मेट दिया हुआ है। मतलब कोई भी चीज़ टेबुलर फॉर्म में बतानी हो तो वो स्केड्यूल के थ्रू बताई जाती है, ठीक है। तो ये जो है बेसिक स्ट्रक्चर होता है लॉ का,
और जो तरीके होते हैं साथ साथ जब जब आएगा ना उसके अंदर, तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इस लाइन का मतलब कैसे पढ़ना है, इस लाइन का मतलब कैसे पढ़ना है। लेकिन साथ ही मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा यहाँ पे, हाउ टू स्टडी। आप लोगों को ऐसे पढ़ें जैसे आप एक स्टूडेंट हैं। क्या है? जैसे आप एक स्टूडेंट है। ये है पढ़ने का तरीका। पढ़ें ऐसे जैसे आप एक स्टूडेंट है। लेकिन आपसे अगर ओपिनियन बोला जाए, बताओ इस केस में क्या होगा, तो आप अपने आप को जज समझ के बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक्स ने वाई के घर में चोरी की। एक्स ने वाई के घर में चोरी की, तो बताओ क्या वाई को सजा होनी चाहिए एज पर लॉ? आप क्या कहेंगे? हाँ सर होनी चाहिए। आप ये नहीं कहेंगे सर क्या पता चोरी ना की हो उसने। बेटा ये बोलना आपका काम नहीं है, आप जज हो। अगर हम कह रहे हैं कि एक्स ने वाई के यहां से चोरी की है, तो दैट मीन्स ये चीज प्रूव हो चुकी है कि एक्स ने वाई के यहां चोरी की है। तो उस केस में आंसर क्या होना चाहिए वो लिखना है आपको। मैं एग्जाम के क्वेश्चन आंसर की पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं। जब रियल वर्ल्ड में जब हम जाते हैं, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जब हम जाते हैं, तो वहां तो सिचुएशन ऐसी ही होती है, ठीक है ना। वहां तो वकील लड़ते हैं, प्रूव होते हैं। लेकिन जब फैक्ट्स प्रूव होते हैं, फैक्ट्स प्रूव करना जज का काम नहीं है, फैक्ट्स लॉयर प्रूव करते हैं। जब दूसरा लॉयर, ओपोनेंट लॉयर या जज क्वेश्चन करता है किसी चीज की ऑथेंटिसिटी के ऊपर या किसी चीज की प्रूफ की सब्सटेंशियलिटी के ऊपर कि ये प्रूफ पर्याप्त है या नहीं, उस चीज के लिए जज साहब जब क्वेश्चन करते हैं, तो वकील का काम होता है ये प्रूव करना कि ऐसा है, कैसे प्रूव होगा, ये वकील का काम है, जज का काम ये नहीं है, ठीक है। मैं आपको ये जो अभी मैंने ये वाली जो बात बताई, ये वाली, इसका फिर से समझाता हूँ कि ये बात मैंने आपको क्यों बोली। आपके सामने एग्जाम के अंदर एक सिचुएशन दी गई है, ये सिचुएशन है, बताओ जज साहब कैसे होगा। जज साहब बताओ कैसे होगा। ये आपसे जज साहब नहीं भी आपसे पूछ जाए एज ए लॉ के स्टूडेंट बताओ ये कैसे होगा, तो आप ये मानेंगे जो कुछ आपको लिख के दे रखा है वो सही है। आप उसको चैलेंज या उसकी वैलिडिटी पे क्वेश्चन नहीं कर सकते। जो लिखा हुआ है उसको आप सच मान के अपना आंसर दोगे। आप ये नहीं कह सकते जो लिखा हुआ है हो सकता है इसमें ये हो सकता है ये झूठ हो, नहीं, फिर तो आप आंसर कर ही नहीं पाओगे ना, ठीक है ना। तो पढ़ने का जो तरीका है वो आपको ऐसे स्टूडेंट पढ़ना है, उसको समझने की एक जिज्ञासा होनी चाहिए समझने की, सर ऐसा क्यों होगा, जब ऐसा क्यों होगा। लेकिन जब आपसे एग्जाम में पूछा जाए आप आंसर करोगे हमेशा एज ए जज, ठीक है बेटा। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ बेसिक बताया है लॉ का। जैसे हम पढ़ने लगेंगे, हमारा जो फाउंडेशन का सिलेबस है उसमें 5 एक्ट आते हैं, वो भी मैं आपको अभी बता ही देता हूँ। एक आता है बेटा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, मैं पूरा नाम नहीं लिख रहा, रिस्पेक्टिव एक्ट में मैं पूरा नाम लिखूंगा। एक कॉन्ट्रैक्ट आता है, एक आता है बेटा आपके पास पार्टनरशिप एक्ट, एक आता है बेटा आपके सामने सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, एक आपके पास आता है एलएलपी एक्ट, और एक आपके पास आता है कंपनीज एक्ट, ठीक है बेटा। ये एक्ट भी आपके पास पूरा नहीं है, हाफ पार्ट है, और ये सिर्फ और सिर्फ बेसिक या प्रिलिमिनरीज पार्ट है। ये एक्ट दोनों ही पूरे नहीं है। हाँ, इसका बाकी का पार्ट कहाँ गया सर? इसका बाकी का कुछ पार्ट आपके इंटर में आएगा और कुछ पार्ट फिर उसके बाद वहाँ भी पूरा नहीं आएगा, कुछ पार्ट सीए फाइनल में आएगा, ठीक है। इसका जो है हाँ ठीक है, इसका जो बाकी का हाफ पार्ट है वो आपका सीए इंटर में आ जाएगा। जो कवरेज है लॉ के पार्ट की, लॉ के पार्ट की जो आपकी कवरेज है पेपर के अंदर वो 60 मार्क्स की, कितने की? 60 मार्क्स की, 12 मार्क्स के 5 क्वेश्चंस, ठीक है। दैट इज योर बेसिक अबाउट लॉ। हाँ, 40 मार्क्स का क्या है सर? 40 मार्क्स का बेटा आपका वो है ना बिजनेस एंड कॉरस्पॉन्डेंस रिपोर्टिंग, ठीक है। 40 मार्क्स का BCR, बेसिकली आप ऐसे समझ लो कि आपका इंग्लिश है, नाम बढ़िया रख के हमने उसको BCR बोल दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये 100 मार्क्स का सिलेबस है, और ये बहुत इंटरेस्टिंग सिलेबस है, पूरी तरह लॉजिकल है। हालांकि कहते हैं लोग, कुछ लोग आपको कहेंगे लॉ में लॉजिक मत ढूंढा करो, जैसा लिखा हुआ है वैसा पढ़ लो, लेकिन हर चीज़ में लॉजिक है, लॉ की हर चीज़ में लॉजिक है, इस चीज़ का ध्यान रखें, ठीक है। और आगे आने वाली सभी वीडियोस में मैं आपको लॉजिक बताऊंगा,
हर चीज़ का लॉजिक के साथ कराऊंगा। ठीक है बेटा, इसमें इतना ही।